बच्चे किया करो और मुझे ये बताया करो कि तुम्हारा अगर अच्छा गया है पेपर तो अच्छा क्यों गया है, तुमने क्या किया था, अपनी तरफ से क्या एफर्ट मारा था, और अगर खराब गया है तो प्लीज मुझे बताया करो कि तुमने क्या नहीं किया था, क्या असाइनमेंट सोल्व नहीं किया था, क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग में कोई कमी रह गई थी। तो तुम सारे बच्चे मुझे भेजा करो अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली तुम्हें गाइड कर सकूं कि तुम्हें आगे क्या करना है ना। ओके मैम। बच्चे एग्जाम क्रैक करना है, हम लोगों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेंगी चीजें। यस ठीक है, मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज कम स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में भी कम थे क्या? मैम ये फर्स्ट क्लास है हमारी, अभी 8:30। हाँ, वैसे 7 बजे वाले में कम आते हैं, 8:30 वाले में ज्यादा आते हैं बच्चे, मतलब अगर 8:30 का टाइम होता है ना उसमें ज्यादा रहती है बच्चों की स्ट्रेंथ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है। यस मैम। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे, अब मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। चलो इधर देखो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आज हमें स्टडी करना है। अच्छा, इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ मेरे को। इंटरमीडिएट की कौन कौन से होते हैं बताओ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, बताओ जल्दी, बताओ बताओ। हो गए चुप। मैम कार्बोकैटायंस, कार्बोनेंस, फ्री रेडिकल्स और बेंजीन, ये सब मैम। बेंजीन या बेंजाइन? वो सॉरी मैम, बेंजाइन। कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, और आपका एक और भी होते हैं, 3 हो गए, फोर्थ आपका कार्बीन होता है, कार्बीन्स, नाइट्रेन्स। नाइट्रीन, और आपका एक होता है बेंजाइन भी होता है। जो ये वाले क्वेश्चन है ये आपका जेई नीट में तो नहीं आते हैं, जेई मेन में भी नहीं आते, जेई एडवांस में आते हैं इसके इससे क्वेश्चन, तो हमें ये वाले नहीं करना है फिलहाल तो, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा बच्चे रहेगा कार्बोकेटाइन पे, कार्बन आयन पे और फ्री रेडिकल पे, ठीक है। लेकिन ये इंटरमीडिएट होते हैं, तो कोई पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने इंटरमीडिएट्स तुम पढ़ते हो, ठीक है। चलो, इंटरमीडिएट का मतलब समझते हो ना क्या होता है। जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हो, हाय काजल, जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हो तो हम ऐसा नहीं होता कि रिएक्टेंट लिया और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। बीच में या तो इंटरमीडिएट बनता है या ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैंने आपको बताया था। तो वो जो इंटरमीडिएट होता है वो आपको कार्बोकेटायन ये सब में से कुछ भी हो सकता है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन का थोड़ा सा हम डीमर टीमन रिएक्शन में देखेंगे, वहां पे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है, वहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो कभी भी ऑर्गेनिक में या कोई भी आप रिएक्शन देख रहे हो, कभी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डायरेक्टली चेंज नहीं होती है, पहले बीच में इंटरमीडिएट बनता है जिसका जो कि अनस्टेबल होता है, फिर वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उसी क्योंकि इंटरमीडिएट के बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में यही डिफरेंस है कि ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम बहुत कम है एज कम्पेयर टू कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन का थोड़ा लाइफ टाइम ज्यादा है, इसलिए हम उसको आइसोलेट कर पाते हैं, तभी हम ये वाले इंटरमीडिएट स्टडी करते हैं। अगर इनका लाइफ टाइम ही बहुत कम होता तो हम इसको आइसोलेट ही नहीं कर पाते। आइसोलेट का मतलब समझते हो ना, स्टडी ही नहीं कर पाते उस चीज की, ठीक है। तो इसका लाइफ टाइम ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, तभी हम इन इंटरमीडिएट को पढ़ पा रहे हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे कार्बोकेटाइन पे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो चीजें बता रही हूँ वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारा मैं तुम्हें नोट्स में लिखवा दूं, बट अगर मान लो कोई चीज रह गई है तो मैं वो लिखवा दूंगी, और जो मैं बोल रही हूँ तुम अपने साथ साथ लिखते रहना अगर तुम्हें लगता है कि ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे तो, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले हम आते हैं कार्बोकेटाइन पे। तो देखो, कार्बोकेटाइन तुम सबको पता है, कार्बो मतलब कार्बन, केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो द स्पीसीज विद पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन हैविंग ओनली 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसको आप कार्बोकेटाइन बताते हो। तो ये मैंने देखो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना रखा है, कैसे 3 बॉन्ड। एक्चुअल में ना हमें क्या होती है, चीजें ऐसे देखने की हैबिट होती है कि 3 बॉन्ड हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब आप टेट्राहेड्रल देखते हो ज्योमेट्री, तो उसमें आप क्या देखते हो कि 2 बॉन्ड तो प्लेन में है, एक आगे की साइड है और एक पीछे की साइड में। एक्चुअल 3D मॉडल उसका वैसा होता है,
है ना, एक्चुअल 3D मॉडल उसका वैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना रखा। अब कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, मैंने आपको जब हाइपर कंजुकेशन में जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच बताई थी, तो मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इसके पास क्या है बच्चे, वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, इतना तो समझ पा रहे हो ना। हाँ जी, Yes, ma'am. यस हाँ यस मैम। स्टूडेंट्स Yes, है, ma'am. वैकेंट पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है ना, तो मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक करेगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं ना। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब क्या होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्स के बाद, ठीक है। तो अभी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये आप ध्यान रखना। दूसरा बच्चे, ये क्या प्लेनर है। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन पता है ना आपको कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर Yes, प्लस ma'am. पेयर, क्योंकि लोन पेयर इसके पास है नहीं। अब लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ हम बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3 बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3, और 3 के लिए आपको पता है क्या होती है, sp2 होती है। और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या मैंने ये प्लेनर ही तो बना रखा है आपके सामने, प्लेनर मॉलिक्यूल ही तो है, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। अभी सुनो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, एक बात देखना, जब भी कोई स्पीसीज प्लेनर होगी, पता कैसे लगाओगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। जब भी कोई स्पीसीज प्लेनर होगी तो ध्यान रखना, जो चीज प्लेन में होती है ना, वहां पे हिंड्रेंस नहीं होती है, वहां पे क्राउडिंग नहीं होती है। तो बच्चे, जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना तुम्हारा, जब तुम रिएक्शंस आगे हम कार्बोकेटाइन की, जब हेलोएल्केन और हेलोएरीन में जब हम SN1 पढ़ेंगे, तो उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, तो हम सारी चीजें कार्बोकेटाइन की वहां पे पढ़ देंगे। तो जब भी बच्चे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे, तो वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि प्लेन में आपको दिख भी रहा होगा, जिस हिसाब का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, प्लेन में है तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो यहाँ पीछे से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपका स्टार्टिंग में कार्बन कायरल है, क्या बोल दिया मैंने, लिख लो यहाँ पे, if carbon is chiral in reactant, अगर आपका जो रिएक्टेंट आपने लिया है उसमें आपका कार्बन कायरल है, तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा बच्चे, रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। समझ पा रहे हो मैम, 2 इनएंशियोमर के मिलने से रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। क्यों मिलेगा, ध्यान से सुनो। देखो, हम इस पे इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ना समझना शुरू कर दो, तभी मैं आपको अभी से आपके माइंड में डालूं कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो, अभी एक चीज बताओ, अगर मान लो आपका ये कार्बन कायरल है, कायरल कैसे डिसाइड करोगे कि आपके जो ग्रुप लगे हुए हैं सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। अभी आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे बच्चे, अरे इधर देखो नितेश, बच्चे आपने पढ़ा हुआ मुझे पता है, बाकियों ने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो देखो, अभी 3 ग्रुप है, R अलग है, R डैश अलग है और R डबल डैश अलग है। मतलब अगर जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे, न्यूक्लियोफाइल भी अलग होगा, सपोज कुछ भी हो सकता है, OH नेगेटिव हो सकता है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा प्लेनरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 इनएंशियोमर बनेंगे, और दोनों का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 50-50% होगा। तो जब आपको 50-50% एनेंशियोमर मिलता है बच्चे, इक्वल अमाउंट में मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, ध्यान रहेगा आपको, बताओ। यस मैम। यस मैम। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि कार्बोकेटाइन किस, क्या क्या ऐसे वेज हैं, क्या क्या ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू आप कार्बोकेटाइन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये वाली सारी चीजें हम दोबारा करेंगे, बट जीओसी है तो पढ़ना तो है। तो देखो बच्चे, सबसे पहले तो है, जब अगर आपके पास एसिड कैटेलाइज कंडीशन दे रखी होती है, यहाँ पे लिख लो एसिड कैटेलाइज कंडीशन, मतलब अगर आप एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हो तब आपका वहां पे कार्बोकेटाइन भी बनता है। तो यहाँ पे क्या इथीन है, अगर आप इथीन में एसिड डालते हो, चैप्टर 4 में मैम CH4। भाई सही लिखो भाई, CH4 कहाँ पे बना दिया मैंने, CH4 में कैसे होगा बच्चे, वैकेंट ऑर्बिटल, उसके तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है। हाँ आशुतोष
इसमें तो नहीं पूछ रहे थे ना CH3 पॉजिटिव में, तुम आई थिंक CH3 पॉजिटिव टाइप कर रहे थे। CH4 में तो वैकेंट तो है ही नहीं, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ तो मैंने कब कहा दो? अरे एक टाइम पे न्यूक्लियो, अरे क्या समझ रहे हो तुम लोग, इधर देखो, सपोज यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, R, R', R', तो न्यूक्लियोफाइल बच्चे ऊपर की साइड भी आ सकता है। दिखाऊंगी कैसे इसको, इधर देखो ना, ऐसे दिखाऊंगी। एक बार ऐसे भी आ सकता है आगे की साइड से, और एक बार बैक साइड की, एक बार बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो आपको एनेंशियोमर बनेंगे 50-50% जिनका वो होगा, इक्वल अमाउंट में होगा 50%, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। और वो जो ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर होता है वो क्या होता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये बोल रही हूँ मैंने, एक साइड में कैसे अटैक करेगा, 5 बॉन्ड थोड़ी ना बनाने हमें कार्बन के, समझे? ठीक है, कंफ्यूज मत हो। आगे चलो, देखो इसमें कैसे बनाओगे, आपको पता है डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो आपके पास ये बन जाएगा। कंफर्म करते जाना, ठीक है ना? बताओ, ऐसे ही बनेगा ना? अरे क्या हो गया, कंफ्यूज हो गए क्या तुम लोग? ऐसे ही तो बनेगा ना, अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाओगे, पाई बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो किस पे अटैक करेगा, H+ पे अटैक करेगा, तो यही तो बनेगा तुम्हारे पास। या तो यहाँ लगेगा पॉजिटिव चार्ज, या यहाँ पे लगेगा, है ना, या ये बना लो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे क्या है, दूसरे और कौन सा तरीका है कार्बोकेटाइन बनाने का, लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दो, तब भी क्या बन जाएगा आपका, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। देखो इधर बन गया, और ये बाहर निकल गया। क्लियर है, बोलो। यस मैम। ठीक यस है, मैम। ये क्या है तुम्हारा, डाइजोनियम सोल्ट, जो तुम कहाँ पढ़ोगे, अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो बच्चे, कार्बोकेटाइन बना सकते हो। N2 बाहर निकाल दो, जब भी कोई गैस लिबरेट होती है वो ड्राइविंग फोर्स होता है, अगर किसी ने ऑर्गेनिक की क्लास मेरी ली होगी तो याद होगा। तो ये बेसिकली ये बन जाता है, बनता तो है लेकिन ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। कभी भी sp2 या sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, लिख लो ये कहीं पे, sp2 और sp कार्बन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, लेकिन एक तरीका होता है बनाने का, अगर आप N2 गैस बाहर निकाल देते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आओ, इसमें कैसे बना सकते हो। अभी देखो ये क्या है, अल्कोहल है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या बन देगा, ये वाटर, हाँ या ना बोलो। और Yes, आपको ma'am. पता है वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये सारी चीजें मैंने आपको कराई थी, अगर मेरी क्लास ली हो पहले जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते थे तब। अब वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकाल दो उसको, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। क्लोरीन बाय प्रोडक्ट, बच्चे क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप, बाद में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, Yes, ma'am. नेगेटिव पहले तो निकल जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन, जब आप SN1 रिएक्शन पढ़ोगे, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलना। ठीक है, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। देन जो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला है, अब डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट तो नहीं है। अगर सॉल्वेंट, अगर इसमें वाटर है तो वाटर एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो हम बाद में करेंगे डिस्कस। अदरवाइज अभी के लिए ये जान लो कि Cl नेगेटिव जो है बाहर निकला है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप बच्चे कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। आगे चलो, चलो चलो क्या, और ध्यान रखना, जब भी किसी बेसिकली कोई रिएक्शन आप करा रहे हो, अगर किसी में कोई गैस रिलीज हो रही है तो वो क्या होता है, उस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। ऐसे ये रिएक्शन होने का क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि भैया यहाँ पे N2 गैस रिलीज हो रही है। हालांकि ये जो बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन ये फिर भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है। लेकिन जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, वहां पे ये बहुत कम केसेस में ये बनाया गया होगा, क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता है। आगे चलो, चलो
उसके बाद है बच्चे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे भी। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, इधर देखो सारे टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये क्या है सेकेंडरी, ये क्या है प्राइमरी, और ये क्या है सिंपल आपका मिथाइल केटाइन है। तो क्या आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे क्या आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं? सपोज आर आपका मिथाइल ग्रुप है, बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? जो ABCD जो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ABCD, एग्री कर रहे हो क्या सब? चुप क्यों हो, मैंने कुछ और बता दिया क्या? अरे चुप क्यों हो सारे के सारे? मनोज, यस मैम। हाँ भाग गए थे नेक्स्ट टाइम। अंकुश, हाँ मैम। हाँ हो ऐसे बीच बीच में अब तुम सबके नाम लेने पड़ेंगे मुझे। मैं यही हूँ। ठीक है, 3 2 1 मिथाइल। अमीशा, किरण, बच्चे तो बहुत कम है आज। चलो ABCD आपको पता है, टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और मैंने कहा था प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे कैसे आप डिसाइड करोगे? नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लो। तो देखो इसमें कितने हैं, 9 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, मैं दोबारा से नहीं रिपीट कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पे 3 अल्फा एच है और इसमें 0 है, तो इसकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी? क्या मैं लिख दूं ABCD? बोलो। Yes, ma'am. मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी बता सकते हैं हम, और आप बता सकते हो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेसिस पे भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से देखोगे आप? देखो और कौन कौन से टाइप के कार्बोकेटाइन है जो स्टेबल है। फर्स्ट है आपका बच्चे एलाइल कार्बोकेटाइन। देखो आपको समझना जरूरी है, बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम अलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है? तो ध्यान रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज लगा है तो आप उसको बोलते हो एलाइल कार्बोकेटाइन। अगर मान लो सपोज इसकी जगह मैंने ये लगा दिया CH2Br, तो इसको आप बोलते हो एलाइल ब्रोमाइड बोलते हो। ठीक है, समझ गए? तो ये ध्यान रखना एलाइल और विनाइल में क्या डिफरेंस होता है। अगर मान लो सपोज आप डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही पॉजिटिव चार्ज लगा देते हो तो इसको क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट वाली पोजीशन पे कोई ग्रुप है, या कार्बोकेटाइन है, या फ्री रेडिकल है, या कार्बन आयन है, वो कौन से होते हैं? विनाइल वाले होते हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही आपने कोई ग्रुप लगा दिया, या कोई पॉजिटिव चार्ज रेडिकल या कार्बन आयन लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो वो बच्चे होते हैं विनाइल वाले। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये भी मैंने आपको बताया था। देखो ना, इसके पास p ऑर्बिटल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हो गई रेजोनेंस, है ना? मीजोमेरिक से स्टेबलाइज कर रहे हैं ना? बताओ बताओ बच्चे, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? यस मैम बनेगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यही बनेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला आओ। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे? अब देखो इसका नाम क्या है, पहले मैं ऊपर वाला लिख देती हूँ, एलाइल कार्बोकेटाइन है, ताकि तुम्हें याद रहे, भूल ना जाओ, है ना? अभी सीख रहे हो चीजों को। ये क्या है नीचे वाला? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो जब भी आपके बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ये देखो बेंजाइल ग्रुप होता है, ये वाला बेंजाइल ग्रुप होता है। ठीक है, अभी ये भी क्या है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? कौन बताएगा कैसे स्टेबल है? ये बताओ कैसे स्टेबलाइज है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है? बताओ। अरे बता दो, तुम लोग तो बिल्कुल बट्टा गोल करके बैठे हो भाई अपना, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम लोगों को। ऐसे होगा ना रेजोनेंस, भूल गए क्या? रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दो, ऐसे ही तो बनेगा।
अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सिखाना पड़ेगा क्या मुझे? तो ऐसे ही तो बनेगा, देखो ना, बना लेना खुद, बस बनता जाएगा, बना लेना जितने भी बनेंगे। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है। उसके बाद आओ नीचे वाले, आओ, ये क्या है तुम्हारा? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ध्यान रखना कहीं पे अगर आप ये बनाने की सोच रहे हो तो मत बना के आ जाना, कांटा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है। ऐसे ही सेम ये क्या है, विनाइल कार्बोकेटाइन है, तो ये भी स्टेबल नहीं होता है, तो ध्यान रखना ये दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्यान नहीं रखना, समझना है, ध्यान तो रखना ही नहीं, समझना है हमें, है ना, रट्टा नहीं मारना, ऑर्गेनिक में कुछ रट्टा मारने जैसा नहीं होता। चलो आगे चलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या चीज है, इसकी स्टेबिलिटी बताना, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, येलो पेन से लिखा है, इसकी स्टेबिलिटी बताना मेरे को। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी का, तो मुझे कौन बताएगा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? आपको स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की, बताओ बेटा। बनाओगे कैसे इसको, पहले तो ये देखो, ऐसे बनाओगे ना? नहीं पढ़ते भाई तुम लोग, यही तो बनाओगे। यस मैम, जब फिनाइल लग जाए। बस, और इस पे पॉजिटिव है, देख लो ना कितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये जाएगा, ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसे देखो ना इधर, देखो, और यहाँ पे कितनी है, 2 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे एक ही है, तो बताओ कौन से वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ए, फिर बी, फिर सी, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. कैसे? Yes, ma'am. तो लिख लो नीचे अगर भूल जाते हो तो, ड्यू टू रेजोनेंस, ये सिंपल लिखो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। यहाँ पे आओ, ये आपके लिए नया है, देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, अभी मेरी बात ना ध्यान से सुनना। अगर आपको कहीं ऐसा कुछ मिल जाता है साइक्लोप्रोपेन से, अगर आपका कार्बन अटैच है, CH2 यूनिट अटैच है, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसका रीजन मैं बताऊंगी आपको, टेंशन ना लो, पहले आप देख लो। देखो पहले रीजन ही समझते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक पूरा ऑर्डर लिख रखा है, ये आपको काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये स्निप लगा रखा है, ध्यान से समझना इसका। जो ये होता है ना बच्चे, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, सिग्मा रेजोनेंस बोल सकते हो इसको, या डांसिंग रेजोनेंस बोल सकते हो, ठीक है। बस आपको वैसे तो ये ध्यान ही रखना है, लेकिन अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका कि ये क्यों स्टेबल है। बच्चे ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना। अगर मैं आपको बोलूं, आपको पता है ये कार्बन क्या टेट्राहेड्रल है, हाँ या ना, बोलो। क्या ये वाला कार्बन जिसपे मैंने ये लगाया है, एक H लगाया, क्या वो टेट्राहेड्रल है? कंफर्म करो, अरे बोल दो भाई, आवाज मेरी बीच में गायब हो रही है क्या? तुम लोग ऐसे बैठे हो बिल्कुल शांत होकर, आपकी आवाज आ रही है। तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? टेट्राहेड्रल नहीं पता चल रहा क्या? टेट्राहेड्रल दोबारा बनाऊं क्या? ये देखो Yes, ना, ma'am. मुझे ये वाला कार्बन बता दो टेट्राहेड्रल है या नहीं है, जिसपे मैंने ये डॉट लगाई है, बताओ। अरे ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना? कैसे होगा हाँ, ट्रायंगल आप सही है, प्लेनर? आप सही है मैम। हाँ हाँ, आपने मतलब H हाइड्रोजन। लगाऊंगी तब तुम याद रखोगे, No, ma'am. ठीक है, अच्छा ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री, यस मैम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कितना? 60 डिग्री अंदर की साइड। हमें चाहिए कितना? 109, तो 60 पे 109 मतलब बेसिकली चाहिए 109, है 60, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया? स्ट्रेन आ गया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता क्या है यहाँ पे बच्चे, इस स्ट्रेन को रिलीज करवाने के लिए जो ये आपके ये है, जो ये CC बॉन्ड है, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, इस थोड़ा स्ट्रेन की वजह से ये बेसिकली हिंड्रेंस फील करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा बेंट कर लेते हैं, समझ रहे हो, ये अपने आप को थोड़ा बेंट कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, पिक्चर भी दिखाऊंगी। तो जो इनके ये ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, इधर देखना, इस तरह से,
ठीक है। तो आपको पता है सीसी सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो वो क्या करते हैं बच्चे, जो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ना, और जो इस CH2 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, वो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जो ये वाला होता है आपका, जिसका नाम होता है बच्चे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। चलो जितना मैंने बताया ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखो, इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, इसको मैं हटा रही हूँ सबको, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है समझते हैं इसको। देखो, dancing resonance is a special stability mechanism which increase the stability of carbocation attached directly to the three member ring, for example cyclopropyl methyl carbocation। यहाँ पे देखो, in cyclopropane all carbon is sp3 hybridized and the bond angle for the same should be 109, but actual bond angle is 60 degree due to which angle strain develop। क्या इतना समझ में आया, बताओ, बोलो। Yes, ma'am. फिर क्या लिखा हुआ है, सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द स्ट्रेन, जो p ऑर्बिटल है, जो ये है, bent due to which it acquire partial sigma bond and partial pi bond character, behave like a pi bond and resonance take place। ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, resonance takes place between sigma, जो ये वाले बॉन्ड है वो, और जो CH2 पे वैकेंट ऑर्बिटल है वो, उनमें क्या होती है बच्चे, ओवरलैपिंग होती है, या आप बोल सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, डेंसिंग रेजोनेंस नाम दे दिया गया, या यू कैन ऑल्सो से सिग्मा रेजोनेंस, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नो बाय ड्रैगो रूल। तुमने ड्रैगो रूल आई थिंक नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना किसी ने ड्रैगो रूल? नो मैम। No, ma'am. तो छोड़ो, इस लाइन को छोड़ सकते हो तुम, ड्रैगो रूल तुमने अभी नहीं पढ़ा, और ना मैं पढ़ाना चाहती हूँ अभी, ठीक है। उसकी आधे घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चली जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ दो, इस लाइन को, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ध्यान रखो। तो देखो बच्चे, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से जो होता है रेजोनेंस होती है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? देखो इस तरह से जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करते हैं, और इसी का नाम है बच्चे क्या, सिग्मा रेजोनेंस, और यू कैन से डांसिंग रेजोनेंस। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, CH2 plus has a vacant p orbital and effective overlapping takes place between p orbital and electron density of cyclopropane। Due to this, its stability is very high, there is a conjugation between sigma bond and positive charge। समझ में आ गया सबको, बताओ? हाँ जी मैम। चलो ठीक है। अभी देखो जो मैंने ऑर्डर लगा रखा है, अब आप समझने की ट्राई करना। तो देखो बच्चे, पहले दो को कंपैरिजन करके चलते हैं। पहले में क्या है, 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग है और सेकंड वाले में फिनाइल है। तो ध्यान रखना, फिनाइल वाले से ज्यादा कौन स्टेबल हो जाता है, बेंडिंग सिग्मा रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये वाला आ जाता है, जिसपे बेसिकली 2 साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर आओ, जिसमें एक लगा हुआ है वो ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके टर्शरी वाले, टर्शरी के बाद आता है विनाइल कार्बोकेटाइन। ध्यान रखना, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन विनाइल कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। क्या ये वाला ऑर्डर सबको समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके दे दिया, इस ऑर्डर को थोड़ा ध्यान रखना, और आपको नोट्स तो मिल जाएंगे। और हाँ, जीओसी के नोट्स सभी को बनाने हैं। अभी एग्जाम दे लो, नहीं बनाए तो एग्जाम्स दे लो, लेकिन एग्जाम के बाद आप प्रॉपर जो है जीओसी के नोट्स बनाओगे, ठीक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी ऑर्गेनिक की एक अलग नोटबुक बना लो, छोटी सी, है ना। अगर वैसे कोई नोटबुक है जिसमें ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक के नोट्स बना रखे हैं, आप वो भी कर सकते हो। आगे चलो, ये सिर्फ बताना था, ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब हमने पढ़ा तो मुझे लगा आप पूछोगे कि मैम कैसे वो बेंड किया, कैसे क्या हुआ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगर भूल जाओ तो ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट रहेगा हमेशा आपके नोट्स में, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। क्या बोल दिया मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होता है बच्चे? तस्लीमा बच्चे, स्क्रीन तो विजिबल है, विजिबल है ना सबको? यस Yes, मैम। ma'am. It is visible. नेटवर्क साइड नहीं है, नेटवर्क इश्यू है बच्चे। या एक काम करो, जहां पे लिखा हो ना 30 अदर्स,
वहां पे आप उसको पिन कर लो, अवंती जो ये मीटिंग होस्ट के नाम से आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। चलो इधर देखो, एस करेक्टर आपको पता है ये क्या है, एसपी है, ये sp2 है और ये sp3 है, क्या ये सबको पता है? यस मैम। पता है। Yes, और ma'am. sp3 में कितना करेक्टर होता है? एस करेक्टर 25%, sp2 में 33%, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना, और यहाँ पे कितना होता है 50%। तो आपको वैसे ही पता है जो sp वाला बेसिकली जिसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है या जो sp कार्बन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये तो पता है ना तुम्हें। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं तो sp sp2 sp3, है ना। एस करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एस ऑर्बिटल जो भी आपका न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से बाइंड है, और अगर अच्छे से बाइंड है बच्चे तो वो एच को इजिली निकाल देगा, समझ रहे हो। तो जो आपका जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा ध्यान रखना उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। और ऑब्वियस सी बात है अगर sp है, sp तो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसी sp2 पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर होगा sp3 देन sp2 देन sp। क्लियर है ये वाली बात? ये तो आई थिंक पढ़ा होगा आपने केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा एस करेक्टर होगा। हाँ बोलो, किसी ने हैंड रेस किया। एस करेक्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम। नेक्स्ट आओ, ये वाला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था कि प्लस एम और प्लस आई ग्रुप वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं, जबकि माइनस एम और माइनस आई ग्रुप जो है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया था, याद है कि भूल गए हो? याद है मैम। Yes, ma'am, याद है। याद है तो मुझे ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। अगर मैं इसको ए लिखूं, इसको बी लिखूं, इसको सी लगाऊं, आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताना है। तो जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? करो करो, ट्राई करो। मैम जो BAC। BAC क्यों? OCH3 क्यों नहीं है? मतलब जो ये वाला है मिथॉक्सी वाला OCH3 यानी कि ए वाला, वो क्यों नहीं है स्टेबल? नहीं पढ़ते भाई। हाँ माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, लेकिन मैंने कहा था प्रायोरिटी नाम की भी एक चीज होती है, भूल गए हो क्या? एक भी बच्चा आंसर नहीं कर रहा है यहाँ पे। टेस्ट में क्या करोगे? GOC के ABC। आंचल कैन यू एक्सप्लेन? योर आंसर इज राइट बट आई वांट एक्सप्लेनेशन। ऑर्गेनिक में मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो। आंचल कैन यू एक्सप्लेन? तुम में से तो बहुत लोग आई थिंक कोचिंग जाते हो, वहां तुम्हारा हो गया होगा ये सब, तभी यहाँ पे आंसर आ जाते हैं तुम लोगों के। लेकिन ये मैं क्लास में बच्चे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, आना चाहिए तुम सबको, बहुत बुरी बात है। इधर देखो, विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप भी तो है। हाँ इधर देखो ना, वही तो मैं बता रही हूँ। OCH3 का कौन सा इफेक्ट है? एक तो प्लस एम है ना, और एक माइनस आई। यहाँ पे बी में तो बेचारा न्यूट्रल है ना, एम वाला है ना आई वाला, यानी कि ना मीजोमरिक लग रहा है और ना इंडक्टिव लग रहा है। और NO2 आपको पता है माइनस एम से भी खींचेगा और माइनस आई से भी खींचेगा, है ना। तो आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अभी लिखा मैंने, और आपको पता है प्लस एम से मीजोमरिक की ज्यादा प्रायोरिटी होगी, तो ओवरऑल क्या लगाएगा? मीजोमरिक लगाएगा, तो ए वाला सबसे ज्यादा नहीं हो जाएगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला। बताओ। यस यही तो करना था, ये लास्ट टाइम भी करवाया था। यस। इधर देखो क्या लिखा हुआ है। If a heteroatom oxygen, nitrogen, etc. having a lone pair of electron is present next to the positive charge, carbon stability of this. कुछ नहीं है, ये देखो, ये भी मैंने कराया था। ये वाला कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबलाइज करेगा खुद को? इससे करेगा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, याद है? याद आ रहा है? बैक बॉन्डिंग से करेगा, याद आ रहा है क्या? यस मैम। भाई पेपर हो जाए, भूल मत जाना, इनको पता चले 4 नवंबर तक सब साफ, फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे तुम लोग। इधर देखो, यहाँ पे आओ। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस असाइलम आयन इज ऑलमोस्ट एज स्टेबल एज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोल रहा है ये देखो, यहाँ पे क्या है, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या करेगा? इस असाइलम आयन को क्या कर देगा बच्चे? स्टेबल कर देगा।
ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी उतनी ही है जितनी आपकी टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की होती है। तो ये कुछ बेसिकली मैंने आपको कुछ स्टेबिलिटी बताई है कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन इन कंसेप्ट को यूज करके आएगा। समझ रहे हो मेरी बात सारे? क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इन कंसेप्ट को यूज करते हुए आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो बच्चे, कार्बोकेटाइन रिएक्शन कौन कौन सी देता है कार्बोकेटाइन बेसिकली बच्चे 3 टाइप की रिएक्शन देता है। एक तो देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये क्या आपका टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन है, क्या सबको दिखाई दे रहा है? देखो एक तो इसके पास ऑप्शन है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक तो है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा? इधर देखो ये बन जाएगा। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रही कि एनेंशियोमर बनेगा, रेशमी मिक्सचर बनेगा, मैं इसके बारे में डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कैसे कैसे टाइप की रिएक्शन देता है। और कौन सी रिएक्शन देता है बच्चे? एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाँ या ना? यस मैम, न्यूक्लियोफिलिक नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जो न्यूक्लियोफिलिक है ना। वेरी गुड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नॉट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ से अगर H+ निकाल दूं मैं, सपोज ऐसे कर दूं, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगी। तो ये क्या हो गई आपकी? देखो इधर, ये क्या होगी आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शंस आप देखने वाले हो, डिटेल में पढ़ने वाले हो बहुत ज्यादा, जब हम पढ़ेंगे ना E1 एंड E2 तब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये टाइप की रिएक्शंस देता है। उसके बाद आता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन टेक प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बोकेटाइन तो तुम लोग बना लोगे आराम से, मस्त मजे से बना के आओगे पेपर में कार्बोकेटाइन, लेकिन आपको वो चेक करना है, ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस ली थी आपकी, मैंने आपको बताया भी था कि अगर कार्बोकेटाइन आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और वहां पे वो रीअरेंजमेंट कर सकता है, मतलब बेसिकली आपको चेक करना है कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है, मतलब अगर प्राइमरी अपने आप को सेकेंडरी में चेंज कर सकता है, ये सेकेंडरी अपने आप को टर्शरी में चेंज कर सकता है, तो वो डेफिनेटली वो करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चे? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं H को माइग्रेट करवा दूं, ध्यान रखना H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है CH3 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो इधर CH3 CH पॉजिटिव CH3, तो ये पहले प्राइमरी था, अब क्या बन गया? ये सेकेंडरी बन गया। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट होती है, तो डेफिनेटली वो रीअरेंजमेंट आप करवाओगे। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, पेपर में कभी भी कार्बोकेटाइन के सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, हमेशा रीअरेंजमेंट वाले ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सिंपल नहीं आता, बहुत रेयर केस में आता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या? आइसोब्यूटाइल केटाइन, ये क्या? प्राइमरी। यहाँ पे भी आप माइग्रेशन अगर करवा देते हो तो क्या बनेगा? इधर देखो टर्शरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो इधर, पहले क्या था? प्राइमरी था, अब कितना हो गया? टर्शरी हो गया। तो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। यहाँ पे देखो CH2 है, नियोपेंटाइल केटाइन है, प्राइमरी है, अब यहाँ पे H तो है नहीं, तो हम क्या माइग्रेट करवाएंगे? यहाँ पे अगर मैं CH3 को माइग्रेट करवा देती हूँ तो क्या बन जाएगा बच्चे? आपको सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। क्लियर है? तो रीअरेंजमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये एरो नहीं दिखाना, हम ऐसे दिखाते हैं। रीअरेंजमेंट का वो होता है, साइन होता है। ठीक है, ठीक है जी। यस मैम। उसके बाद आते हैं हम कार्बन आयन पे। देखो कार्बन आयन भी सिंपल है, अगर आपको कार्बोकेटाइन आ गया तो कार्बन आयन उसका उल्टा है ना। तो कार्बन आयन में क्या होता है? कार्बन आयन में भी बेसिकली 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और 3 पेयर बेसिकली क्या होते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चे? कोई बताएगा क्या? 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज होगी। यस मैम। अगर आपके पास नेगेटिव लिखा आता है और लोन पेयर से आते तो कंफ्यूज मत होना, वो कार्बन आयन को दिखाने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं। या तो आप लोन पेयर लगा लो या नेगेटिव चार्ज लगा लो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं जो आपका ये मिथाइल अनायन है और जो आपका अमोनिया है वो आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि अमोनिया का भी क्या होता है बच्चे? शेप पिरामिडल होता है, और ये भी क्या है? पिरामिडल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, मिथाइल अनायन इज सिमिलर टू अमोनिया इन शेप, द टू आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। हाँ जी, अमीशा, अंकुश, आशुतोष, देवयानी, खुशबू, कहाँ हो सारे के सारे? प्रजक्ता, हाँ मैम। ज्योतिका, मैम Yes, नोटबुक में ma'am. नोट कर रहा ना, इसलिए।
नैन्सी, साहिल, मिशबा, मनोज, कुमकुम 2 हैं यहाँ पे, किरण, जानवी, इशिका, 2 इशिका है यहाँ पे, गुंजन, गौरव। अरे भाई चैट बॉक्स में बात तो करते रहा करो, क्लास बोरिंग हो जाएगी। यस मैम की तो है। यस Okay, मैम। चलो आगे आओ, आगे आओ इधर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? देखो इसको ना मैं पूरे को मैं बोलती नहीं हूँ, इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर देखो, इधर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये कार्बन है, कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा आंचल मैंने बोला तो है बेटा, कार्बन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कोई मुझे बता सकता है कि कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है? बता दो जल्दी बोलो। sp3। sp3। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे sp3 बोल रहे हैं। sp3। देवयानी सिंह sp2। अच्छा काजल को नहीं बोला, सॉरी बेटा। देवयानी कैसे sp2 बोला आपने बेटा? Why this carbon is sp2? जो लोन पेयर पहले देवयानी को बोलने दो। आशुतोष हाँ बोलो बेटा। मैम 3 बोला। नहीं इधर देखो ना। हाँ आशुतोष बोलो। हम जो लोन पेयर होगा ना मैम, वो जो बॉन्ड बना लेगा उधर, जो पाई बॉन्ड। शाबाश शाबाश, यही सुनना था मुझे। देखो जब भी आपके अगर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन वो नहीं होती है जो आप निकालते हो। एक्चुअल में ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? इधर देखो ना, ऐसी तो जाएगा ये, है ना? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चे? sp2 हो गई है। तो ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है। इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, although unconjugated carbanions are sp3 hybridized but conjugated carbanions are sp2 hybridized because electron delocalization result in the formation of double bond in which all involved atom should be coplanar या आप बोल सकते हो simple planar। ठीक है जी, चलूं आगे। हाँ जी। यस मैम। यहाँ पे देखो कार्बन आयंस कैसे बन सकते हैं, फॉर्म्ड बाय कंपाउंड हैविंग। देखो सिंपल सी बात है, आपको कार्बन आयन बनाने के लिए ना बेसिकली एसिडिटी चेक करनी होती है। तो ध्यान रखना, एक चीज लिखो यहाँ पे, -I ग्रुप लगे होंगे ना तो उस मॉलिक्यूल की एसिडिटी ज्यादा होगी। बस ये ध्यान रख लो, कर लोगे। और ध्यान रखना S करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। बस इतना ध्यान है ना तो कर दोगे सारे क्वेश्चन। देखो मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, आप कब चेक करेंगे कि आपका जो, सपोज आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो, मतलब आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो आपका हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या नहीं? आपको अगर याद हो तो मैंने ये बोला था, अगर आप हाइड्रोजन को निकालने के बाद जिस स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज ला रहे हो यानी कि कार्बन आयन बना रहे हो, अगर वो कार्बन आयन स्टेबल है तो वो हाइड्रोजन आपका एसिडिक है, अदरवाइज नहीं है। ये बात याद है सबको? बताओ, भूल गए क्या? बहुत बुरी बात है भाई। इधर देखो, कुछ कुछ याद नहीं करना भाई, यही तो चीजें हैं। अभी तो मैं तुम्हें क्वेश्चंस नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो कंसेप्ट है और यहीं से क्वेश्चन बन के आएंगे बेटा। देखो ना, अगर मान लो मुझे ये पता लगाना है कि जो ये वाला H है, अगर मैं इसको सर्कल कर दूं, ये वाला H एसिडिक है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि H एसिडिक है? कुछ नहीं करना, एक काम करो, इसको नोट कर लिया ना, लिख लो कहीं पे साइड में। तो देखो अगर मान लो मैं इस H को निकाल देती हूँ तो क्या ये बन जाएगा? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये बन जाएगा? अरे बोलो। हाँ मैम। तो जो ये कार्बन आयन बना, क्या वो स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस? बताओ बताओ, बोलो बोलो। या तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या पल्ले नहीं पड़ा, नहीं तो चुप मत रहो, बोलो कुछ। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, अगर कार्बन आयन आपका स्टेबलाइज है, किसी भी फैक्टर से स्टेबलाइज है, तो आप ये बोलोगे कि जो ये H है वो हमारा क्या है बच्चे? एसिडिक है। तभी तो मैंने लिखा कार्बन आयन्स आर फॉर्म्ड बाय कंपाउंड हैविंग ग्रुप लाइक CnNO2 एक्सेट्रा। तो अगर -I ग्रुप लगे होंगे तो उस वाले मॉलिक्यूल की एसिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। पहले कहां से स्टेबल था भाई?
पहले कहाँ से स्टेबल था बताओ, रेजोनेंस कहाँ दिखा पाओगे बताओ। और ये ध्यान रखना एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अरे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपको बहुत भयंकर सा, जब अगर एग्जामिनर मॉलिक्यूल दे देगा और वहां पे आपको अंडरलाइन करके देगा एच को, और आपको ये बताना है कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो आपको यही तो चेक करनी है सारी चीजें, -m -i एस करेक्टर, यही सब तो चेक करना है, तभी तो आप बताओगे। रेजोनेंस नहीं होगा, हाँ रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है बताओ, बिल्कुल है, क्यों है देखो इधर, क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेकंड वाले में देखो, अगर मैं इसको ए नाम दूं, बी नाम दूं, सी नाम दूं, बताओ कौन से वाला कार्बन आयन ज्यादा होगा, ए बी सी, क्योंकि मैंने अभी बोला एसिडिटी जो है वो किसके, जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी है, या इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन भी लिख सकते हो, ठीक है। जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी होगी। क्या ये क्लियर है? जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ। यस मैम। चैट बॉक्स में बताओ। मैं सिर्फ 2-4 बच्चों की आवाज नहीं सुनना चाहती, जितने यहाँ स्टूडेंट्स है सबकी सुनना चाहती हूँ। ऑर्गेनिक को दोस्त बना लो, फिर बोल रही हूँ साथ छोड़ देगी। यस मैम। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड इसलिए करवाई जाती है कि आप एक बार दोबारा उसको देख लो, वरना नोट से समझ में आता है उसमें से देख लेना। इधर देखो, निखिल ने तो बड़े टाइम बाद, निखिल बहुत दिनों बाद आया आज, ठीक है। आगे चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ये देखो ये क्या है आपका विनाइल कार्बन आयन, ये भी स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस, क्या आप देख पा रहे हैं सारे, है ना। और ये क्या है आपका एलाइल सॉरी बेंजाइल कार्बन आयन है, ये भी बिल्कुल वैसे होगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, जैसे मैंने कार्बोकेटाइन में बनाया था। बना लोगे? बोलो बोलो Yes. ना। यस मैम। ये वाला कार्बन आयन देखो, ये क्यों स्टेबल है, लिख लो, नीचे लिख लिया करो, सिर्फ उस पे मत रिलाय रहा करो कि जितना मैम लिखवाएगी उतना ही लिखेंगे, थोड़ा खुद भी लिखा करो। स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। इशिका आर यू देयर? ये वाला क्यों है कार्बन आयन स्टेबल, क्योंकि Cl क्या लगा रहा है अपना, -i लगा रहा है, इसलिए ये कार्बन आयन स्टेबल है। आप लिखो स्टेबलाइज बाय -i इफेक्ट ऑफ किसका, क्लोरीन का। चलूं आगे? यस मैम। ये देखो वही सिंपल फंडा, जितने ज्यादा फिनाइल रिंग होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ऑर्डर समझ में आ गया डी वाला सबको? बताओ क्यों लगाया मैंने ए वाला पहले, फिर बी वाला, सी वाला, समझ में आ गया ना, जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बताओ। यस मैम। चलो अभी मुझे ये वाला बताओ, जहां पे मैं लिख रही हूँ ए बी सी। अब मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बताओ। ए वाला, बी वाला, सी वाला, जल्दी बताओ। ऑर्डर लगाना आपको, ऑर्डर। मैम सी वाला। सी वाला कैसे होगा बेटा, तुम लोग मैम ए। कंफ्यूजन क्यों है तुम लोगों को? ए कॉन्फिडेंस से बोलो, ए है कि नहीं है, और है तो क्यों है ये भी बताओ मेरे को एक बार। ए वाला क्यों है कार्बन आयन स्टेबल? भाई तुम लोग, मेरे को लग रहा है ऑर्गेनिक छोड़ के आओगे पेपर में, ऐसा है क्या? अभी तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं बेटा, अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, अभी तो मैंने करवाया ही नहीं तुम लोगों को। इधर देखो ना, NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है, -i। तुम लोग ये वाली चीज क्यों नहीं याद रखते हो, मेरे को तो पहले ये बताओ। मैम ऐसे भी होगा? ये तुम क्यों याद नहीं रखते? इतनी बार मैं लिखवा चुकी हूँ, जब भी क्लास लेती हूँ हमेशा लिखवाती हूँ, तुम लोग क्यों भूल जाते हो जब मुझे याद रहता है तो देखो ना, -m और -i, इसमें तो कोई नहीं है, और ये क्या लगा रहा है, +m और -i लगाएगा, तो Yes, इसको मैम। तो सबसे पीछे फेंको ना सी वाले को, क्योंकि सी में तो ओवरऑल देखना आपको ना। आपको पता है मीजोमेरिक और इंडक्टिव में आप मीजोमेरिक को प्रायोरिटी देते हो, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मीजोमेरिक लगाएगा। तो सी वाला को तो हटा दो, क्योंकि +m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बच्चे, तो ए Yes, ma'am. सबसे ज्यादा, बी सी। ये वाले मत भूलो, इनको कहीं पे लिख लो, जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस करते हो। आपको असाइनमेंट में भी ऐसे मिलेंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे।
हाँ -I -M, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो -M लगेगा, क्योंकि -I तो OHCH3 भी लगा रहा है। तो आपको पहले तो ये देखना है जो आपको बेसिकली ग्रुप लगा हुआ है वो कौन से इफेक्ट लगा सकता है, देन आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ताकि आप ये बोल सको कि ओवरऑल क्या लगेगा, देन कंपेयर करना है। ये 3 चीजें अगर देख लोगे ना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर बोलूं क्या, पहले आपको ये चेक करना है कि जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, हाइपर, मिजो या इंडक्टिव। ठीक है, वो लिख लो साइड में, जैसे मैं लिखती हूँ ना, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी मैं ऐसे ही लिखती थी, और आपको भी ऐसे ही करना है। फिर आप देखो कि प्रायोरिटी किसको देनी है, जैसे मिजोमरिक को देनी है तो हटा दो, इस आई को हटा दो, ऐसे इसमें मिजोमरिक को देनी है, हटा दो इसको। फिर आप डिसाइड करो कि क्या, अब आपको पता है -M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, लगा दिया ए पहले, सबसे पीछे C और बीच में B। समझ गए? यस मैम। चलो यस मैम। ये वाला देखो, ये वाला बता दोगे ABC, ये तुम घर के लिए करोगे होमवर्क, और ये भी। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये मैंने लिखा हुआ है रिमेम्बर, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान नहीं रखना कंसेप्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ध्यान रखना सबसे ज्यादा sp वाला होता है स्टेबल कार्बन आयन, फिर sp2 वाला, और फिर sp3 कार्बन वाला। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये क्या है, sp है, और बाकी सारे फिर पीछे जाके sp2 है। तो सबसे पहले ये जीत गया, इसलिए मैंने इसको आगे लगा रखा है। देन 3 फिनाइल वाला, देन 2 फिनाइल वाला। ठीक है जी, फिर आया आपका बच्चे विनाइल वाला, देन आपका ये वाला आया, ये वाला आया। तो ध्यान रखना इससे ज्यादा विनाइल वाला स्टेबल है, आप यहीं पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, विनाइल, ये तो वैसे ही ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और फिर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक तो इसमें कंफ्यूज होते हैं C6H5 में, और एक इसमें। तो ध्यान रखना जो एरोमेटिक रिंग वाला स्पीसीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है सिंपल एलिफेटिक से। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो, जो ये नीचे लिखा हुआ है ABC, जल्दी बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताना है, ABC बताओ बेटा। अब तो बता दो, अब तो मैंने बहुत सारा समझा दिया बेटा, ट्राई करो ना। सबसे पहले ना तुम एक काम करो, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद करो। पहले तो ये देखो NO2 कौन सा इफेक्ट लगा सकता है, -M -I, हाँ या ना? यस मैम। और लेकिन मेटा पोजीशन पे सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव लगता है। तो क्या मैं C को सबसे पीछे कर सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम, और B को B को सबसे आगे क्यों करूंगी, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे भी -M लग रहा है, यहाँ पे भी -I, यानी कि मीजोमरिक तो दोनों में लग रहा है। यानी कि अब मीजोमरिक वाला फैक्टर डिसाइड नहीं करेगा, अब लगेगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो देखो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है इसके कंपैरिजन में, तो A वाला ज्यादा, फिर B वाला, फिर C वाला। समझ रहे हो? इसके नीचे तुम लिखो, C वाले के नीचे लिखो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, C वाले के नीचे लिखो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसीडर्ड, और A और B के नीचे लिखो कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ताकि जब तुम नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें पता लगे कि मैम ने क्या बताया था। क्योंकि मीजोमेरिक सब बात नहीं बन पा रही, क्योंकि दोनों ही मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएंगे बच्चे, NO2 भी और ये वाला NO2 भी, पैरा वाला भी, ऑर्थो वाला भी। फिर हम किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, फिर हमारे पास बचा इंडक्टिव वाला। सारे फैक्टर बेटा आपको कंसीडर करना है। आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो यहाँ पे -I इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार्बन आयन को एज कंपेयर टू B वाले को। ठीक है, तो A वाले की सबसे ज्यादा, देन B वाले की, देन C की। क्लियर है सबको? उसके बाद है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो कुछ नहीं है, फ्री रेडिकल सिंपल कार्बोकैटायन जैसा ही है, बस इसमें ध्यान रखना फ्री रेडिकल दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एन ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इम्पार्टेड पैरामैग्नेटिज्म। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैकेंट, जो आपकी पी ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, और पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे आप फ्री रेडिकल को बना सकते हो। तो इधर देखो बेटा, फ्री रेडिकल ना या तो थर्मल कंडीशन में बनेगा बेटा, या आपकी फोटोकेमिकल कंडीशन में बनेगा। एक्चुअल में इसका कैसे बनता है, इस तरह से होता है, देखो इस तरह से होमोलिटिक फिजन होता है, N2 बाहर निकलती है और आपको CH3 रेडिकल मिलते हैं। फिर बोल रही हूँ ये रिएक्शन क्यों हो रही है, इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि आपकी गैस रिलीज हो रही है।
ठीक है, बोलो, देख पा रहे हो ना? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो बेटा पहले थे ना इसके पास, एक और आ गया, बॉन्ड बना के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बनाता है। इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे? यहाँ पे ओ लगा लेना आगे। यहाँ पे भी सिंपल ऐसे ही है फंडा, CH3 रेडिकल, ठीक है, COOCH3, और यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। ये आपके पेपर में कम चांसेस आने के, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है। तो या तो आपके पास कोई पेरोक्साइड हो, है ना, उसकी प्रेजेंस में रेडिकल बनता है, या आपने सनलाइट कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी हो, या आपने बच्चे थर्मल कंडीशन दे रखी हो। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बता दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास टाइम कम है और हमें क्वेश्चन करने हैं, जल्दी बताओ। ABCD, अरे बोल दो भाई। देवयानी, मनोज, कुमकुम, अंकुश, यस मैम। Yes, ma'am. आंटी, काजल, आंचल, हाँ मैम। ठीक है। क्योंकि क्यों सिंपल, आपको कुछ नहीं देखना, आपको जो आप उसमें देखते थे कार्बोकेटाइन में प्लस आई हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी सेम वही फंडा है। आप इसको हाइपर कंजुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है बेटा, और यहाँ पे कितने हैं, 0 है। ये वाला ये क्या है आपका, वही विनाइल रेडिकल, विनाइल रेडिकल। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, ये भी स्टेबलाइज है, देखो ना ऐसे ना, देखो इधर CH2 यस रेडिकल, मैम। CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये विनाइल विनाइल कार्बोकेटाइन भी स्टेबल है, विनाइल कार्बोनाइन भी स्टेबल है, और विनाइल रेडिकल भी, सॉरी आई एम सो सॉरी, विनाइल नहीं एलाइल, आई एम सो सॉरी, एलाइल बच्चे, एलाइल रेडिकल है ये। सोए हो क्या तुम सारे के सारे? नो एलाइल मैम। रेडिकल है, No, ma'am. लग तो ऐसे ही रहा है। ये क्या है, बेंजाइल रेडिकल। इसकी स्टेबिलिटी दिखा दोगे ना रेजोनेंस से, बताओ मुझे, या मुझे बनाने की जरूरत है? कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ऐसे करते जाना है। बना लोगे? यस मैम। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, नोट करके क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। लेसर टेंडेंसी फॉर रीअरेंजमेंट, मतलब जो बेसिकली फ्री रेडिकल है, मैं आपको बोल रही हूँ इसको बिल्कुल आपको कार्बोकेटाइन की तरह देखना है। मैंने आपको कार्बोकेटाइन में बताया कि रीअरेंजमेंट होती है, ये बताया ना मैंने, लेकिन फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट that difference in stability between a primary and tertiary radical is not as much as that between a primary and tertiary carbocation. समझ आ गया कि जो रेडिकल में प्राइमरी और टर्शियरी बनता है ना उनमें स्टेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना आपका कार्बोकेटाइन में होता है। फैक्ट है, मतलब ऐसा देखा गया है। क्लियर है? चलूं आगे। तो फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट मत कराना। चलूं आगे, बताओ बताओ, चलूं क्या? अरे रीअरेंजमेंट होगी लेकिन कम टेंडेंसी होगी, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा बन क्या रहा है। अगर प्राइमरी और टर्शियरी रेडिकल है, अगर मान लो सपोज प्राइमरी रेडिकल बन रहा है, टर्शियरी रेडिकल देखो देखो कैसे देखोगे, डिपेंड करता है ऑप्शन। अगर मान लो आपका प्राइमरी रेडिकल बन रहा है, उससे टर्शियरी रेडिकल बन सकता है और आपके ऑप्शन में टर्शियरी बना के भी दे रखा है, तो आप रीअरेंजमेंट कराओगे। बट अगर मान लो आपके ऑप्शन में टर्शियरी वाला नहीं बना रखा, तो इट मींस वहां पे रीअरेंजमेंट नहीं करवा रखी है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइन्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। देखो लिख आप बाद में लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप लोग प्लीज सोल्व करने पे थोड़ा फोकस करो, है ना। नोट्स में से देख लें। आप जल्दी बताओ मुझे, ऊपर वाले का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा और नीचे वाले का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? पहले नीचे वाले का बता दो बेटा। सी, फिर ए, फिर बी। क्लियर है? इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. है ना। इसको देखो, यहाँ पे देखो, कैसे देखोगे, देखो इधर आओ,
ये क्या है, 6 वाला ज्यादा स्टेबल है। चलो ये वाला घर के ले लो, मैं नहीं बताती, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया, घर के ले लो। ध्यान रखना विनाइल एलाइल रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा विनाइल के कंपैरिजन में। मैं आपको ये बता देती हूँ, सबसे ज्यादा 6 वाला स्टेबल होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा 1। अब आप ऑर्डर लगा लेना, लगा मैम, लो। हाँ बोलो। मैम सेकंड वाला समझा दो, CAB कैसे होगा? इधर देखो मनोज, ये वाला मैंने अभी तो डिस्कस किया बेटा कि जो साइक्लोप्रोपाइल वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो 3 है, तो 3 यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रही है ना यहाँ पे, तो सी वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितने ज्यादा साइक्लो प्रोपेन ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पे 2 है ए में और बी में 1 ही है। में एक है, ओके। तो उस टाइम कहाँ थे, क्लास छोड़ के तो नहीं भागे थे ना? नो मैम, यही तो था। फिर ठीक है, ऊपर वाला तुम खुद करोगे। जिसको समझ में नहीं आएगा मुझे टेक्स्ट कर देना, अदरवाइज क्लास में देख लेंगे। बस हो गया, ठीक है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक तो कल मिलेंगे, कल तो मैं आपको कुछ और कराऊंगी। आपके एग्जाम्स के बाद जब मैं मिलूंगी तो हम करेंगे बच्चे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सारा डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी क्या होता है, और हम एरोमेटिसिटी भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जो आपके हाइड्रोकार्बन्स में है ना एरोमेटिक वाला, वो वाला, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल वहां से क्वेश्चन आता है। कल की बच्चे 3 PM मैं आपको ना शेयर कर दूंगी लिंक, ठीक है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी।